आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या करेगा ईरान, क्या वो बात करेगा या फिर नेगोशिएशंस करेगा, तो दोनों ही की ही पॉसिबिलिटी हम बता देते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाणक्य नीति का कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, अभी 500 का मिल रहा है, कॉम्बो कूपन कोड यूज़ करें। तो भाई देखो, ये सब हम बता ही चुके हैं, क्या हो चुका है क्या नहीं हो चुका है, रीजनल क्रेडिबिलिटी फलाना धमाका। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हम सबको पता है कि क्यों ईरान पर हमला हुआ और ये कैसे हुआ, है ना। कल ऑपरेशन हैमर, हथौड़ा, रात में हथौड़ा मार दिया, भाई ये कौन करता है, फोड़ दो। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ईरान नेगोशिएट करेगा, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो भैया देखो, रिजीम 1979 में जो रेवोल्यूशन आया, अगर वही सर्वाइव ना करे तो कैसे काम चलेगा। तो उसका सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर ये वॉर लंबा चलेगा तो लोगों को वॉर चाहिए नहीं। तो और देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं पज़ेश्कियान, मसूद पज़ेश्कियान, वो डिप्लोमेसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो थोड़े स्टेबल है। बट देखिए, इनके हाथ में कुछ है नहीं, सारा कंट्रोल सुप्रीम लीडर अली खामेनी के हाथ में है। तो सब कुछ वही देखेंगे, और वो है बंकर में। IRGC ने कह दिया है कि बेटा अमेरिका तैयार रहो, हम आ रहे हैं। आएंगे तो हो सकता है कि ये नेगोशिएशंस की तरफ जाए। फुल स्केल कॉन्फ्रंटेशन ईरान के बस की है नहीं। रशिया ने सपोर्ट देने का वादा किया है, लेकिन देखिए वॉर आपको लड़नी है। रशिया के ज़मीन पे वॉर नहीं हो रही है, ये वॉर आपकी ज़मीन पे हो रही है। तो वही कह रहे हैं ना कि राय देना आसान है, सप्लाई देना भी आसान है। देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई कुछ फ्री में नहीं दे रहा है। चाइना भी मदद कोई फ्री में नहीं कर रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, चाइना को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज तो है ही है। लेकिन 1980 में क्या हुआ था, ईरान और इराक वॉर हो गया था और 8 सालों तक चला था। अल्टीमेटली ईरान टेबल पे आया, और उस समय इजराइल ने, आपको पता है कि उस समय इजराइल ने मदद की थी ईरान की। क्यों, क्या हुआ था कि अमेरिका जब गया ईरान से, क्योंकि इससे पहले जो पहलवी डायनेस्टी थी, रज़ा पहलवी, वो तो अमेरिका की ही मुखालिफत किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया था ना, अमेरिका इस समय काफ़ी हद तक ईरान में था और काफ़ी अपने हथियार छोड़ गया था, बट उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं थे। तो अब जाहिर सी बात है, ईरान डायरेक्टली तो अमेरिका से मदद मांग नहीं सकता था, रिश्ते बहुत ख़राब थे। तो उन्होंने मदद मांगी, और उन्होंने फिर अमेरिका ने इजराइल से बोला कि आप इनको स्पेयर पार्ट दो, ठीक है। और फिर अमेरिका की मदद का वादा किया था ईरान ने एक तरीके से। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले भी हुआ है, और अभी तो टॉक्स चल ही रहे थे, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा है कि अमेरिका कर क्या रहा है। वो एक तरफ कहता है कि यार हमने प्लानिंग जो है वो हफ्तों महीनों से की हुई है, सो वी एक्चुअली डोंट नो कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। अब अगर हफ्तों महीनों से की हुई है तो अब भैया ये टॉक्स फिर चल क्यों रही थी, ये तो डोनाल्ड ट्रंप को फिर समझना चाहिए। तो क्या बोल रहा है उसको यही समझना चाहिए। तो तेहरान हो सकता है बात करे, क्योंकि देखिए अभी ये क्लाइमैक्स है, और अभी तक अमेरिका ने कभी डायरेक्ट अटैक नहीं किया। ये डायरेक्ट अटैक पहली बार अमेरिका डायरेक्ट घुस गया युद्ध में, और उधर से भी वार्निंग आ रही है। लेकिन बातचीत का रास्ता खुला है। ईरान को पता है कि ये ज़्यादा एस्केलेट होगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खबर तो ये भी आ रही है कि शायद पाकिस्तान ने अपने एयरबेस से, पाकिस्तान के एयरबेस से अटैक हुआ है, ठीक है। उसके बाद बैक चैनल डिप्लोमेसी का ऑप्शन हमेशा रहेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पहले ही ईरान को बोल दिया था कि हम तुम पे हमला करने वाले हैं, तो हम तुम पे मरते हैं। तो बात यह है कि ये पूरा जो आप देख रहे हो ना कैनवस, ये पहले ही लग रहा है कि इसकी पेंटिंग हो गई थी, ये तुरंत कंपटीशन नहीं हुआ है। सब कुछ जो है वो पहले ही बता दिया गया था। हो सकता है एक स्क्रिप्ट हो रटी रटाई कि देखो यार कुछ ना कुछ तो करना है, दुनिया को भी दिखाना है कि हमने ईरान को मारा तो ईरान को ये करना है, और आप इधर स्ट्राइक करेंगे। तो भाई देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट है, ठीक है। हो सकता है ये भी कि पहले से ईरान को बता दिया हो और डिप्लोमेटिक बैक चैनल पे बात हो रही हो कि देखिए हम आपके न्यूक्लियर उस पर हमला करेंगे और डीएस्केलेशन करिएगा, ओके, ताकि कैजुअलिटी ना हो, तो आप अपने लोगों को वहां पे हटा लीजिए। फिर जियोपॉलिटिकल प्रेशर। अच्छा, एक चीज और, जो पिछला वाला पॉइंट इसलिए भी प्रूव होता है क्योंकि ईरान की तरफ से एक भी मिसाइल फायर नहीं की गई। उनका डिफेंस सिस्टम, बल्कि फोर्डो पे बता रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम सारा वहीं उन्होंने लगा रखा था। जो भैया जहां आपकी खजाना होगा वहीं तो अपनी सारी ताकत लगाओगे ना, बट एक भी मिसाइल ईरान की तरफ से नहीं आई। तो हो सकता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी भी चल रही हो, और मुझे तो दोस्तों यही लगता है कि ईरान हमला करेगा, फिर 1-1.5 हफ्ते बाद वो टेबल पे आ ही जाएगा, है ना। लोगों को भी तो समझाना है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर है ही है। सऊदी, UAE, कतर, पूरा गल्फ रीजन जो है,
सऊदी और ये जो गल्फ रीजन है ना, वो यही कहता है ना कि देखो हम, अमेरिका हमारे माई बाप है और ईरान हमारा दुश्मन। क्या दुश्मन तो है ही है, क्योंकि अगर सऊदी कहता है कि हम मक्का मदीना उसके प्रोटेक्टर हैं, है ना, वो अपने आप को गल्फ कंट्री, पहले वो बोलेगा ना ना हम तो इनके प्रोटेक्टर है, जो इस्लाम की सबसे होली साइट है, ठीक है। ईरान कहता है कि नहीं नहीं, उसकी बाद में हम बात करेंगे। लेकिन आप हमको देखिए, हम आज से नहीं, आप तो अभी नए नए देश बने हो, हमारा एरिया भी ज़्यादा है, हम शिया हैं और हम तो पता नहीं कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी देश हैं उनको पता है कि रीजनल इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ईरान अमेरिका पर हमला नहीं करेगा, ईरान इनके देशों पर हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका के बेसेस यहाँ पे हैं। और यही बात है ना कि अमेरिका से दोस्ती करने का ये बहुत बड़ा नुकसान है गुरु, कि आप बेस बनाओगे तो आपकी ज़मीन पर हमला होगा, ठीक है। अमेरिका तो बाद में आएगा ना बचाने। तो बात यही है कि अमेरिका, और उसके बाद फिर ये दोगला रवैया भाई। अब जैसे मान लीजिए कि सऊदी थोड़ी ना चाहता था कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, बट अमेरिका ने कर दिया, ये सऊदी के हित में नहीं था, तो अब आप भुगतिए, फिर यही होता है। तो इसीलिए ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट जो है नहीं होना चाहिए, और ईरान को ये पता है। फिर उसके बाद नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ जो इनके इस समय कैबिनेट है ना ईरान की, अब्बास अराक्ची से लेकर पज़ाश्कियान तक, वो सब के सब बढ़िया नेगोशिएटर हैं। JCPOA में भी इन्होंने बहुत बढ़िया नेगोशिएटिंग, और ये बार बार यही बोलते हैं, इन्होंने पहले भी यही बोला, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा मेरे मुंह से भी और भी, कि भैया देखो हम तो टेबल पे आने के लिए तैयार हैं, हम तो बातचीत कर ही रहे थे, आप ही तो पीछे हटे ना। तो वही है, तो इसलिए ग्लोबल सिंपैथी और जो विक्टिमहुड, इसकी लेजिटिमेसी इनको मिल सकती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि कंसेशंस भी ले सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए उन्होंने अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, अब उनको कोई लेना देना है नहीं, अब वो फिर नोबेल पीस चिल्लाने लगेंगे। लेकिन चलो अगले साल मिड टर्म इलेक्शन, जितना भी खेलना है डोनाल्ड ट्रंप को खेल लेने दो। अब ये तो हमने बात किया था कि क्या पीस का रास्ता, अब हम देखते हैं कि क्यों ईरान जो है वो एस्केलेट कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ईरान हमला नहीं करेगा तो फिर उसको सब कायरी समझेंगे। इतना बुरा मारा है, घर में घुस के मारा है, आज तक इतना कोई, बहुत मतलब पहले था लेकिन अब बहुत बड़ा पिटे मॉडर्न वॉरफेयर में। और ईरान एक तगड़ा देश है, ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा देश है, ऐतिहासिक देश है। तो ईरान के लिए क्रेडिबिलिटी का सवाल है। नतान्ज, फोर्दो, इस्वान, और मैंने कभी लेक्चर लिया था कि शायद इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह भी नहीं हुआ है, सब पहले ही जो है वो शिफ्ट कर लिया गया था। लेकिन जितने भी हार्ड लाइनर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आपको कुछ भी करके फोर्सफुल रिस्पॉन्स देना है। यही पाकिस्तान के साथ हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, भारत ने तगड़े से मारा, भारत बोला था हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, लेकिन वहाँ जितने भी हार्ड लाइनर्स थे, लोग थे, बोला कि नहीं नहीं आप भारत पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो, प्रेशर में उनको हमला करना पड़ा, लेकिन 4 दिन के बाद डीएस्केलेशन हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कि आपको कमजोर नहीं दिखना, कमजोर दिखेंगे तो लोग आपकी इज्जत, कमजोरों की इज्जत कोई नहीं करता, भाई बिन होए ना प्रीत, तो भैया आपको मारना तो पड़ेगा। यही नेतन्याहू ने कल बोला था कि स्ट्रेंथ आती है तभी ताकत आती है। तो अभी पार्लियामेंट ने तो ये भी बोल दिया है, इन्होंने अप्रूव कर दिया ईरान की मजलिस, जो कि उस शुरुआत 21st सेंचुरी की शुरुआत में बनाया गया था, ताकि 20th सेंचुरी की जो राजा है वो थोड़ा निरंकुश ना हो। तो ये क्रेडिबिलिटी का यहाँ पे ईरान की सवाल है, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो बड़ी, अरे यार यही तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। इसको मैं फिर से खोल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों चाइना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो बात है ही है, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा खुश होगा। हालांकि चाइना डायरेक्ट ईरान के सपोर्ट में आया है, और चाइना ने ये डायरेक्ट बोला है कि भैया हम तो सब कुछ देने को तैयार है ईरान के लिए। रशिया भी सपोर्ट में आ गया है, ओके। तो ये दो देश जो हैं, चाइना तो शुरुआत से ही ईरान के सपोर्ट में लगा, लेकिन अब चाइना को पता है कि अगर हम बातचीत करते हैं ना तो हम हीरो, सऊदी और ईरान की दोस्ती चाइना नहीं करवाई थी, तो ये हीरो बन के उभर सकते हैं, आप ये मान के चलिए, राइट। तो हो सकता है कि चाइना जो है इसमें हीरो बन के उभरे, और स्ट्रैटेजिकली उसके लिए बहुत बड़ी विन होगी। और वो ये भी बोलेगा कि ग्लोबल साउथ का लीडर, जैसे कल ईरान ने बोला था ना भारत से कि भैया तुम अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हो, तो फिर अब दिखाओ कहाँ पे तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो। लेकिन भैया भारत इन सब चीज़ों में आने वाला है नहीं। उसके बाद IRGC ने अभी, ये हर वक्त धमकी दे रहे हैं, हर घंटे धमकी दे रहे हैं, फिर से धमकी दी इन्होंने कि ऐसा कंसीक्वेंस, ऐसा मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, एक भी अमेरिकन बचेगा नहीं। बट इससे कुछ होगा नहीं। IRGC की पूरी पावर है, और ये सुप्रीम लीडर के अंडर आते हैं। एक इनकी आर्मी है, नेवी है, उससे कोई मतलब नहीं है। आर्मी नेवी कुछ नहीं, आर्मी नेवी बहुत कमज़ोर है इनकी, आर्मी नेवी एयरफोर्स। इनका जो मेन सेना है वो है IRGC, और वो जो है ना वो प्रेसिडेंट के अंडर है ही नहीं, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो सुप्रीम लीडर के पास है। तो IRGC ये कह रही है कि भैया अब
जब तक अमेरिका को हम ये एहसास नहीं दिलाएंगे, जब तक हम अमेरिका को नहीं मारेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो हो सकता है साइबर अटैक हो, प्रॉक्सी ग्रुप, हिजबुल्ला, हमास, हूतीस, माइट बी पॉसिबल जो है वो जो भी रीजनल बेसिस है उन पे हमला करे। फिर उसके बाद मजलिस जो है वो एक प्रेशर वाल्व है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो एनपीटी से, भाई मैं तो होता तो तुरंत कहता एनपीटी से विड्रॉ करो, हटाओ। अब एनपीटी से अगर आप विड्रॉ करेंगे तो अब क्या होगा कि अब आप बम बना सकते हो, और अब बनाइए, धड़ल्ले से बनाइए। तो हो सकता है ये भी हो कि भैया आप डिप्लोमेटिक छोड़िए, क्योंकि बहुत हद तक हमने डिप्लोमेसी कर ली। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि टैक्टिकल रिटेलिएशन प्लस स्ट्रैटेजिक नेगोशिएशन होंगे। रिटेलिएशन तो होगा, ये मान के चलिए, ईरान जो है वो हमला करेगा बट लिमिटेड होगा, शायद अमेरिका को वो ना मारे, और अगर मारे भी तो बहुत ही लिमिटेड रिटेलिएशन हो। बट अगर अमेरिका के एक पॉइंट पे भी हमला हुआ ना तो वो फिर रिएक्ट करेगा। उसके बाद ये बात भी कर सकता है, क्यों, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रिबिल्डिंग के लिए, कि चलो बातचीत करते हैं, लड़ाई माफ करो, ताकत पहले ठीक है, हम कमजोर हैं। जर्मनी जो है उसने अपनी ताकत बढ़ाई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब पहले, ठीक है, तब तक उसने किसी को नहीं बताया, वो कमजोर रहा बेचारा, लेकिन अंदर ही अंदर वो ताकत बढ़ाता रहा। फिर उसके बाद डोमेस्टिक और इकोनॉमिक प्रेशर को खत्म करने के लिए, और उसके बाद जो सैंक्शंस रिलीफ मिलने वाले थे दोबारा से उसको लेने के लिए ईरान जो है ये काम कर सकता है। ब्रॉडर इंप्लीकेशंस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत बहुत बड़े हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अब ये मान के चलिए कि ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट है,